Hello everyone, I'm Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be resuming the 7th poem from your Beehive book, which is titled The Duck and the Kangaroo. It is written by the English poet Edward Lear. So, before we begin with the poem, I would request you to do two things. The first one being, आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें, so that you do not miss out on any latest videos and lectures that are updated on the channel. You'll get regular updates. Okay? And second and most important thing, आप अपनी नोटबुक और बुक अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि आप रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली जब हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है, स्क्रिबल करते रहें अपने नोटबुक्स में और अपने लिए नोट्स तैयार करते रहें आगे के टाइम के लिए जब आप रिवाइज करेंगे. ट्रस्ट मी, जब आप रिवाइज करेंगे तो इट विल बी रियली टाइम सेविंग फॉर यू और आपको बहुत हेल्प मिलेगी. फाइन. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी पोएम की सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल आइडिया है जिसपे पोएम बेस्ड है, और फर्स्ट 3 स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन हम कवर कर चुके हैं. राइट. सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. तो हमने पढ़ा था कि ये जो पोएम है दिस इज बेसिकली अ नॉनसेंस वर्स. राइट. जो हमारे पोएट हैं मिस्टर एडवर्ड लेयर, वो वन ऑफ द फेमस पोएट हैं इस कैटेगरी के. नॉनसेंस वर्स क्या होता है? इट्स बेसिकली अ ह्यूमरस लाइट रीडिंग वर्स विच इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन. ठीक है, एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन. फाइन. और इससे आप यूजुअली कुछ मीनिंग नहीं निकाल पाते हो इन वर्सेस से, इस तरह की पोएम से. ठीक है, कुछ सेंस कभी कभी नहीं बनता है. ठीक है, सो दीज आर नॉट रियली सेंसिबल स्टफ. ठीक है, दिस इज मेंट प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन. फाइन. सो एज अ टाइटल सजेस्ट, दिस पोएम इज अबाउट अ डक एंड अ कैंगरू. फाइन. तो पोएम की स्टार्टिंग में डक जो है कैंगरू से बोलती है कि आप कितने लकी हो और आप कितने अच्छे से जो है हॉप करते रहते हो, जंप करते रहते हो यहाँ से वहाँ. आप पूरे टाइम घूमते रहते हो लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर और ज़मीन के ऊपर. ठीक है, आप फील्ड्स में जाते हो, आप सब जगह जाते हो. फिर वो अपने बारे में बताती है कि आप जहाँ इतने लकी हो, मैं तो बस इस नेस्टी से पॉन्ड में, इस अनप्लेजेंट से पॉन्ड में पड़ी रहती हूँ. ठीक है, मेरी जो लाइफ है वो यही रिस्ट्रिक्टेड है और बहुत ही मेरी लाइफ बोरिंग हो चुकी है क्योंकि मैं कहीं नहीं जा पाती. ठीक. फिर वो कैंगरू से रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आप मुझे अपनी बैक पे राइड दे सकते हैं, और मैं भी क्योंकि वर्ल्ड को देखना चाहती हूँ, मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं भी आपकी तरह जगह जगह घूमना चाहती हूँ. बट बीइंग अ डक वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो पॉन्ड में ही रहती हूँ और उसके आसपास टाइम स्पेंड करती हूँ. तो वो कैंगरू से कहती है कि आप प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करो और आप मुझे अपनी पीठ पे बिठा के ले चलो, जिससे कि मैं भी जो है आसपास की जगह देख सकूं, मैं भी जो है बाकी जगह को एक्सप्लोर कर सकूं. फाइन. तो डक की ये रिक्वेस्ट सुनकर कैंगरू जो है उनको रिस्पॉन्ड करता है. वो क्या कहता है? कहता है आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको थोड़ा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे थोड़ी थिंकिंग जो है उसमें स्पेंड करनी पड़ेगी. इट रिक्वायर्स सम थिंकिंग, इट रिक्वायर्स सम थॉट, इट रिक्वायर्स सम कंसिडरेशन. उसको सोच समझ के ही मुझे आगे प्रोसेस करना होगा क्योंकि एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि आपकी मेरे साथ होने से मे बी मैं लकी हो जाऊं. ठीक है, और मेरा जो लक कोशेंट है मेरी लाइफ में वो इंक्रीज हो जाए. बट फिर भी मेरी कंप्लेन है और अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं वो बोलना चाहता हूँ. और मेरी वो कंप्लेन ये है कि आपके जो पैर हैं वो बहुत ही गीले और कोल्ड हैं, जो कि बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है और ऑफुल हैं. तो ये बोलते हैं डक से कि उस वजह से कि आपके पैर गीले और ठंडे हैं, अगर मैं हर टाइम आपको अपनी पीठ पे बिठा के, मैं अपनी बैक पे बिठा के अगर आपको राइड दूंगा तो मुझे रूमेटिज्म भी हो सकता है. रूमेटिज्म इज अ डिजीज विच इज रिलेटेड टू द पेन ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, जो जॉइंट पेन जो होता है, जोड़ों में दर्द जो होता है, उस डिजीज को रूमेटिज्म कहते हैं. ठीक. तो कैंगरू कहता है कि मेरा ये इशू है आपसे कि अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है. फाइन. So these were the initial 3 stanzas of the poem. Now we'll begin with the 4th one. Let's read what does it say. Said the duck,
As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web fit neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. So, फर्स्ट 2 स्टैंजाज में डक ने कैंगरू से बात की थी और उन्होंने एक रिक्वेस्ट उनके सामने जो है प्रपोज की थी. थर्ड स्टैंजा में कैंगरू ने डक की रिक्वेस्ट को एड्रेस किया और उसको बोला कि मुझे आपकी रिक्वेस्ट जो है थोड़े सोचने पे मजबूर करती है, बट मेरी आपसे एक कंप्लेन है. अब फोर्थ स्टैंजा में डक कैंगरू की कंप्लेन को एड्रेस कर रही है. क्या कहती है वो? सेड द डक एज अ सेट ऑन द रॉक्स, कि जैसे जब मैं पत्थरों पे बैठी हुई थी, ठीक है, एंड विच इज वेरी यूजुअल गिवन कि पॉन्ड के आसपास जो है बहुत सारे रॉक्स होते हैं, बड़े छोटे हर तरह के पेबल्स भी होते हैं, ठीक. तो वो कहती है जब मैं रॉक्स पे बैठी हुई थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने रॉक्स पे बैठे हुए इस सिचुएशन के बारे में पूरी तरह सोच लिया है. किस सिचुएशन के बारे में? थॉट ओवर दैट. क्या? अबाउट वेट एंड कोल्ड फीट. ठीक है, कैंगरू की यही तो कंप्लेन थी डक से कि जो डक के हैं बहुत ही गीले और ठंडे पैर है. तो वो बोलती है कि मैंने उस सिचुएशन के बारे में कि मेरे पैर जो हैं गीले और ठंडे हैं, मैंने अच्छे से सोच लिया है. एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted socks. 4 पेयर्स, ठीक है, मैंने 4 जोड़ी जो हैं सॉक्स खरीद लिए हैं. कौन से वाले? worsted socks. worsted इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वूलन yarn, ठीक है, अ टाइप ऑफ वूल yarn, ठीक है, जो कि बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही स्मूथ फैब्रिक होता है उसका, और क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है तो फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक. तो वो कहते हैं कि मैंने वो बहुत ही महंगी वाली जो सॉक्स होती है, जो कि worsted सॉक्स होती है, जो एक वूल yarn से बनती है और काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, मैंने अपने जो फीट है उनके लिए वो खरीद ली है. विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो मेरे वेब फीट हैं. वेब फीट, डक के पैर कैसे होते हैं? वेब स्टाइल में होते हैं ना, ऐसे जाल सा होता है, ऐसे होते हैं और फिर उसमें से जाली सी होती है, ठीक. तो कहते हैं कि मेरे वो वेब फीट जो है उनको वो नीटली फिट कर जाएंगी सॉक्स, ठीक. एंड टू कीप आउट द कोल्ड, तो जब वो सॉक्स पहन लेंगी तो उनके जो गीले पैर हैं वो कैंगरू से टच नहीं होंगे, राइट. एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और जहां तक कोल्ड फीट की बात है, आई हैव बॉट अ क्लोक. क्लोक इज बेसिकली अ रोब, ठीक है. रोब क्या होता है? एक ओवरऑल जो है आउटर वियर होता है जो आपकी बॉडी को पूरी तरह कवर कर लेता है, और उसमें हुड भी होती है, ठीक है. सो एक अटैच्ड हुड भी होती है, और एक सिंगल क्लोथ का ही बना होता है वो. अटैच्ड हुड भी होती है, फुल स्लीव्स होती हैं, नीचे तक होता है, और आप अपने नॉर्मल क्लोथ्स के ऊपर उसको पहन सकते हो. सो इट्स लाइक एन ओवर कोट जो ओवरऑल आपको कवर कर लेता है, बट थोड़ा कंपैरेटिवली लाइट फैब्रिक का होता है. जैसे कोट जो होते हैं थोड़े स्टिफ होते हैं, जो क्लोक होता है वो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक. तो कहती है कि मैंने पैरों के लिए वो भी पैरों के लिए सॉक्स खरीद लिए, तो जो आपको टच नहीं होंगे, और मैंने जिससे मुझे ठंडा लगे उसके लिए मैंने क्लोक भी ले लिया है, तो मैं ठंडी भी नहीं होंगी, ठीक. एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक. एंड टू टॉप इट ऑफ कि मेरे पास क्लोक है, उसके अलावा भी मैंने एक सिगार ले लिया है, ठीक है. सिगार इज अ टाइप ऑफ सिगरेट, ठीक है. इट इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग, ठीक. वो सिगार होता है लंबा सा, एक लंबा सा होता है, ठीक है, सिगरेट की तरह होता है, बट इसका क्या होता है, ये सिगरेट जो है वाइट, यूजुअली वाइट देखी होगी आप लोगों ने, एंड आई होप ना भी देखी हो गिवन दैट यू आर किड्स. बट सिगार जो होता है वो लीव्स का बना होता है, राइट. एंड उस जमाने में जिस टाइम पीरियड का ये है उसमें सिगार ही ज़्यादा चलते थे. तो कि मैंने सिगार खरीद लिया स्मोक करने के लिए, ठीक है. तो उससे भी मैं अपने आप को वार्म रखूंगी और आपको ठंड नहीं लगेगी मेरे से. ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू. और कहती ऑल टू फॉलो, और ये जो मैंने सब करा है कि मैंने इतने महंगे वाले हाई क्वालिटी के worsted सॉक्स खरीदे, और मैंने एक रोब भी खरीदा अपने लिए, क्लोक खरीदा, और मैंने सिगार भी लिया है, ठीक है, स्मोक करने के लिए. तो मैं ये सब कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई लव माई डियर कैंगरू एंड माई लव इज वेरी ट्रू, ठीक है. तो कहते कि मैंने ये सब आपकी
भलाई के लिए खरीदा है, बिकॉज मैं आपके बारे में केयर करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। और अपनी जो है केयर दिखाने के लिए और अपनी कंसर्न दिखाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके लिए मैंने ये सब चीज़ें खरीदी हैं, बिकॉज आई लव यू ट्रूली एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। ये दिस इज़ ऑल बिकॉज कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती आपको कुछ नुकसान हो, और वो भी मेरी वजह से। तो वो एक तरह से डक यहाँ पे कैंगरू को अश्योर कर रही है कि मेरी वजह से आपको कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे, आपकी हेल्थ को कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, मैं सारे प्रिकॉशंस लूँगी अच्छे से। और उसने एनलिस्ट भी करवा दिए हैं कि मैंने कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए हैं। एंड एक्चुअली दिस कैन बी आस्क्ड कि उसने कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए हैं। सो शी बॉट 4 pairs of kangaroo. First one is that, then she bought a cloak, and also she'll use the cigar, ठीक है, वो रोज जो है सिगार स्मोक करेंगी, राइट। तो उन्होंने ये जो 3 प्रिकॉशंस लिए हैं टू अश्योर दैट कैंगरू डज नॉट हैज टू फेस एनी हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ द डक। फाइन, सो दिस वॉज ए 4th स्टैंजा। अब हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं। राइम स्कीम देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो 8 लाइन्स हैं स्टैंजा में, उन सबके एंड वर्ड्स को मार्क कर लेंगे। सो फर्स्ट वन इज रॉक्स, कंप्लीटली, सॉक्स, नीटली, क्लोक, स्मोक, ट्रू, कैंगरू, राइट। तो ये आपके लास्ट वर्ड्स हो गए। अब रॉक्स, रॉक्स को हमने असाइन कर दिया ए राइम स्कीम। देन कंप्लीटली राइम नहीं करता रॉक से, सो विल असाइन इट द नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज बी। सॉक्स राइम करता है रॉक से, जिसकी राइम स्कीम है ए, तो इसकी भी राइम स्कीम हो गई ए। फाइन। नीटली राइम्स विद कंप्लीटली, सो इट्स राइम स्कीम इज बी। देन वी हैव क्लोक, क्लोक जो है ए राइम स्कीम का भी नहीं है और ना बी से वो राइम करता है, सो इसको हम नेक्स्ट अल्फाबेट असाइन कर देंगे विच इज सी। स्मोक राइम्स विद क्लोक, तो इसका राइम स्कीम भी हो गया सी। एंड देन वी हैव ट्रू, जो किसी भी ए बी या सी राइम स्कीम से राइम नहीं कर रहा है, तो हम इसको असाइन करेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज डी। कैंगरू राइम्स विद ट्रू, सो इसका भी राइम स्कीम हो गया डी। फाइन। सो इस स्टैंजा की आपकी राइम स्कीम हो गई ए बी सी सी डी डी। फाइन। So the rhyme scheme is A, B, C, C and D, D. Fine. Next poetic device which has been used in this particular stanza by Edward is enjambment. Enjambment क्या होता है कि जब एक सेंटेंस जो है एक लाइन में शुरू हो जाता है बट उस लाइन में ना खत्म होके वो दूसरी लाइन तक कंटिन्यू हो जाता है, और क्योंकि सेंटेंस दूसरी लाइन तक कंटिन्यू हो जाता है तो फर्स्ट लाइन में जिसमें वो शुरू होता है उस लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है जो ये बता सके यहाँ पे सेंटेंस स्टॉप हो रहा है, ठीक है। सो एंजायमेंट इज बेसिकली द कंटिन्यूड सेंटेंसेस विदाउट एनी यूसेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क टू इंडिकेट स्टॉप। फाइन। तो यहाँ पे आप एंजायमेंट कहाँ देखोगे, एक तो आपकी 3rd और 4th लाइन में है। कैसे, 3rd वाला जो सेंटेंस है वो 4th लाइन में जा रहा है। सो I bought 4 pairs of worsted socks which fit. तो worsted socks which fit, बेसिकली ये सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है 4th लाइन में और इसी वजह से सॉक्स के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। Hence, enjambment has been used in the 3rd and the 4th line. Fine. Next instance of enjambment is in the last 2 lines. ठीक है, कहाँ पे, all to follow my own dear true love. ट्रू लव, ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है। जो 7th में लाइन सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो लास्ट लाइन तक जा रहा है, राइट। माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू, दिस इज 1 सेंटेंस बट इसको ब्रेक कर दिया है और ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि 7th लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, राइट। सो इसी वजह से इस वाले सेंटेंसेस को जो 7th से स्टार्ट होके 8th में कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे enjambment यूज किया है। फाइन। सो enjambment has been used in the 3rd and 4th line and 7th and 8th line. Fine. So, and the 3rd poetic device which has been used in this stanza is anaphora. ठीक है, anaphora. anaphora क्या होता है,
कि जब एक, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो एक साथ ऑकर करती हैं, कॉन्टिन्यूसली आती हैं, उनमें उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो सेम वर्ड से होती है, ठीक है, एनाफोरा। इस पर्टिकुलर पोएट्री डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दो लाइंस हैं, 5th एंड 6th, वो एंड से स्टार्ट हो रही हैं, राइट, एंड टू कीप आउट द कोवर्ड एंड एवरीबडी, और ये साथ साथ आ रही है। तो इस वजह से आपकी 5th और 6th लाइन में, लाइन 5th and 6th are using the poetic device of anaphora, right? So with this we conclude the 4th stanza of your poem. आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए. Then we'll move on to the next one, which also happens to be the last stanza of this poem. Okay? Now let's read the 5th and the final stanza of the poem. Said the kangaroo, I'm ready, all in the moonlight pale, but to balance me will, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. So 4th स्टैंजा में, जो हमने प्रीवियस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को समझा था, उसमें डक ने जो कंसर्न्स थी कैंगरू की रिगार्डिंग द डक्स फीट बीइंग वेट एंड कोल्ड, वो सब एड्रेस कर दी है. डक ने बता दिया है कि मैं ये प्रिकॉशंस लूंगी जिससे कि आपको रूमेटिज्म जैसे कोई डिजीज ना हो और मेरी वजह से कोई इश्यूज ना हो, राइट. तो अब देखते हैं कैंगरू को क्या रिस्पॉन्स है डक के उन प्रिकॉशंस पर. सेड द कैंगरू, आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल. सो अब कैंगरू क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ, आपने जो भी प्रिकॉशंस लेने की बात कही है और आपने जो भी अरेंजमेंट कर रखा है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है. मैं अश्योर्ड हूँ कि मुझे कुछ इशू नहीं होने वाले हैं, मेरे को रूमेटिज्म नहीं होगा, एंड आई थिंक जो आपने प्रिकॉशंस लिए हैं दीज आर गुड एंड वेल इनफ टू प्रोटेक्ट मी. तो वो बोलता है इसलिए कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल. मूनलाइट पेल, मूनलाइट कैसे होती है, हल्की होती है, ठीक है, थोड़ी वीक सी होती है, हल्की सी लाइट होती है. सो पेल इज बेसिकली वीक और लाइट, राइट. तो बोलते हैं कि जो लाइट ऑफ मून है, जो मून से जो लाइट आ रही है जो कि पेल है, तो उसमें मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मैं रेडी हूँ, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक, पर वो कहते हैं कि मुझे आप बैलेंस करने के लिए सिट स्टेडी. स्टेडी मतलब स्टिल, स्टिल या फिर स्टेबल, ठीक है, विदाउट मूविंग, विदाउट एनी मोशन, ठीक है. तो बोलता है कि आप मोशनलेस होके, बिना ज्यादा हिले डुले, आप स्टेबल होके, स्टिल होके बैठना जिससे कि मेरा बैलेंस खराब ना हो, राइट. एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और आप इस तरीके से बैठना मेरी टेल के, मेरी पूंछ के एंड वाले पे, एंड वाले पोर्शन में, एंड वाले पार्ट में आप वहां पे बैठना जिससे कि मैं आराम से जा सकूं और आप स्टेडी होके बैठो और मेरा बैलेंस भी मेंटेन रहे. सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड. हॉप मतलब जंप, बाउंड मतलब बाउंस या फिर लीप, ठीक है. बाउंस आप समझते हो जैसे बॉल बाउंस करती है, बाउंस या फिर लीप, ठीक है, लीप ले लेके. तो वो हॉप करते हुए, जंप करते हुए और लीप करते हुए, ठीक है, वो चले गए. एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड का, होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, 3 बार उन्होंने चक्कर लगाया, ऐसे कूदते हुए, ठीक है, उछलते हुए, छलांगे मारते हुए उन्होंने पूरे वर्ल्ड का 3 बार चक्कर लगाया. एंड हु सो हैप्पी, ओहो, और पोएट इसमें बोल रहे हैं कि मुझे बताओ कि कौन इतना खुश है एज द डक एंड द कैंगरू. डक और कैंगरू जितना, जो अब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक दूसरी कंपनी को एंजॉय करते हुए वर्ल्ड को घूम रहे हैं. दे आर गोइंग प्लेसेस, दे आर विजिटिंग द फील्ड्स, डिफरेंट लैंड्स एंड ओवर द सीज एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, राइट. सो दिस वाज द 5th स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ योर पोएम, जिसमें हमने देखा कि कैंगरू जो है अग्री कर गया डक की रिक्वेस्ट को कि मैं आपको अपने पीठ पे बिठा के वर्ल्ड को घुमाऊंगा, और मैं आपने जो प्रिकॉशंस लिए हैं, जो 3 प्रिकॉशंस लिए हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हाट वर दोज,
कि आप एक क्लोक पहनोगे, आप वॉस्टेड सॉक्स लेके आए हो 4 पेयर्स के, जो आपके जो वेब फीट हैं उनको फिट कर जाएंगे, ठीक है। और आप जो है एक सिगार जो है रोज स्मोक करोगे, जिससे कि मुझे ठंड नहीं लगेगी, आपको ठंड नहीं लगेगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, राइट। सो वो एग्री कर गए उनको ले जाने के लिए, डक को अपने साथ। और डक उनसे बोला कि आप पूंछ के एंड वाले पार्ट पे बैठना और स्टेबल होके बैठना, स्टिल होके बैठना, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं, जिससे कि मेरा बैलेंस मेंटेन रहे और हम दोनों जो है एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर सकें और वर्ल्ड को घूम सकें, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें, राइट। सो अब हम इस स्टैंजा की राइम स्कीम देखते हैं। सो टू डिटरमाइन द राइम स्कीम विल highlight first the end words of each of the line of this particular stanza. Ready, pale, steady, tail, bound, round, who and kangaroo. Fine. So जो पहला वर्ड है आपका, एंड वर्ड जो है फर्स्ट लाइन का, दैट इज रेडी, इसको हम असाइन कर देते हैं राइम स्कीम ए। नेक्स्ट वर्ड इज पेल, जो रेडी से राइम नहीं करता है, सो इसको हम असाइन करेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज बी। स्टडी राइम्स विद रेडी, इसका राइम स्कीम है ए, तो स्टडी का भी राइम स्कीम हो गया ए। टेल जो है राइम्स विद पेल, सो इसका राइम स्कीम हो गया द सेम एज पेल विच इज बी। नेक्स्ट इज बाउंड विच डज नॉट राइम विद आइदर द बी राइम स्कीम और द ए राइम स्कीम, सो बाउंड विल बी असाइंड द नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज सी। Round rhymes with bound, that has the rhyme scheme of C, hence round rhyme scheme is C. Then we have who, which does not rhymes with either of the rhyme scheme जो हमने ऊपर पढ़ी है, तो who किसी भी जो ऊपर वाली rhyme scheme उनसे rhyme नहीं करते हैं, so इसको हम next alphabet assign करेंगे which is D. Kangaroo rhymes with who, so the rhyme scheme of this particular line would be D as well. Fine. So the rhyme scheme of this stanza, the last stanza is A B A B C C D D. Fine. Now the next poetic device which has been used in this particular stanza is alliteration. Alliteration क्या होती है? काफी common poetic device है, I'm sure हम सब familiar हैं उससे। Alliteration होता है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो आसपास occur हो रहे होते हैं, आसपास आ रहे होते हैं और उनकी बिगनिंग जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में 3 जगह एलिट्रेशन का यूज हुआ है, उसमें से जो 2 इंस्टेंसेस हैं वो आपके थर्ड लाइन में ही हैं। फर्स्ट इज बट टू बैलेंस, बट बैलेंस, तो यहाँ पे बी साउंड जो है रिपीट हुआ है, तो बट बैलेंस इज योर फर्स्ट एलिट्रेशन इन दिस स्टैंजा। सेकेंड इज थर्ड लाइन में ही है डियर डक, डियर डक में डी साउंड जो है उसका रेपिटेशन हुआ है, इसलिए डियर डक इज द नेक्स्ट एलिट्रेशन। द थर्ड एलिट्रेशन इज इन द सिक्स्थ लाइन विच इज होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, राइट। तो ये आपकी थर्ड एलिट्रेशन है जिसमें डब्ल्यू साउंड का रेपिटेशन हुआ है। फाइन, सो ये आपकी 3 एलिट्रेशंस हो गई। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड हियर इज एनाफोरा। एनाफोरा हमने लास्ट स्टैंजा में भी देखा था। एनाफोरा क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस जो एक साथ आ रहे होते हैं उनकी जो बिगनिंग होती है वो सेम वर्ड से होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6th और 7th जो लाइन्स हैं उनकी बिगनिंग हो रही है एंड से, एंड दे हॉब्ड एंड हु सो हैप्पी, राइट। तो सेम वर्ड से बिगनिंग हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे पोएट एडवर्ड ने एनाफोरा यूज किया है। Hence, lines 6 and 7 use the poetic device anaphora. Another poetic device which has been used across the poem, not just this stanza, across the poem is refrain. Refrain क्या होता है, जब repetition होती है किसी particular line की, ठीक है, especially at the end of more than 2 phrases या 2 or more phrases, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस पोयम में बहुत बारी जो स्टैंजाज हैं, जो वर्सेस हैं, वो किससे एंड हुए हैं, सेट द डक टू द कैंगरू, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई है और कई स्टैंजाज में, एक से ज़्यादा स्टैंजाज में रिपीट हुई है जहाँ पे ये एंड में आई है। क्यों? क्योंकि रिफ्रेन के थ्रू और ऐसे इस लाइन को रिपीट करने के थ्रू जो हमारे पोइट हैं एडवर्ड, वो ये बताना चाह रहे हैं कि डक जो है कितना ईगरली चाहती है कि जो उसकी रिक्वेस्ट है कैंगरू से, वो कैंगरू उसको एक्सेप्ट कर ले, राइट।
तो डक जिस पैशन से रिक्वेस्ट करती है, ये डक के पैशन को दिखाता है, ठीक है, डक की रिक्वेस्ट की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। फाइन, तो डक की रिक्वेस्ट को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने रिफ्रेन यूज करते हुए इस पर्टिकुलर लाइन को रिपीट किया है एक से ज्यादा स्टैंजा के एंड में। फाइन, सो विद दिस we conclude the fifth stanza and hence the explanation of all these stanzas in this poem, the seventh poem. Okay, आपको कुछ बोर्ड से कॉपी करना है, आप कॉपी कर लीजिए, because then we'll move on to the questions from this poem. Okay, so let's now take a look at the questions which can be asked from this poem. So the first question, one of the major questions which can be asked is, what was the duck's wish? How did she want to fulfill it? कि जो डक है हमारी इस पोएम में, जो दो कैरेक्टर्स में से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसकी क्या विश थी और वो उसको कैसे पूरा करना चाहती थी। The duck was living a boring life in an unpleasant pond and wanted to travel around the world. तो डक जो है वो एक बोरिंग लाइफ जी रही थी, ठीक है, she was living a boring life in an unpleasant pond. उसने बोला था ना nasty pond में रहती हूँ and wanted to travel around the world. और वो वहां से निकल के वो दुनिया देखना चाहती थी, वो घूमना चाहती थी। एंड हाउ, अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा कि हाउ डिड शी वांट टू फुलफिल इट? शी वांटेड टू फुलफिल इट बाय ट्रैवलिंग ऑन द कैंगरूज बैक एंड रिक्वेस्टेड हिम रिगार्डिंग द सेम। वो उसको फुलफिल करना चाहती थी, वो वर्ल्ड को देखना चाहती थी कैंगरू की बैक पे ट्रैवल करके, और उसने उसी के रिगार्डिंग जो है कैंगरू से रिक्वेस्ट भी की। रिगार्डिंग द सेम मतलब रिगार्डिंग ट्रैवलिंग ऑन द kangaroo's back. ठीक? So the second question which can be asked is, how did the kangaroo respond to the duck's request? कि कैंगरू ने डक के इस रिक्वेस्ट को, जिसमें वो चाहती थी कैंगरू की बैक पे बैठ के वर्ल्ड घूमना, कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैंगरू का क्या रिएक्शन था। The kangaroo told the duck that although he thinks that the duck might prove to be lucky for him, कि although हालांकि उसको लगता है कि डक जो है उसके लिए लकी साबित होगी, ही हैड वन कंप्लेन, उसकी एक कंप्लेन थी रिगार्डिंग हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को लेके। ही वॉज अफ्रेड दैट द डक्स वेट एंड कोल्ड फीट माइट गिव हिम द डिजीज ऑफ रूमेटिज्म, राइट, जिसको वो रूमेटिज्म करके हमारे पोएट ने डिस्क्राइब करा है। वो बोलता है कि उसको डर है, कंप्लेन है कि जो डक के वेट और कोल्ड फीट है वो उसको डिजीज दे देंगे rheumatism का, right? So this is how the kangaroo responded to the duck's request of allowing her to travel on his back. Fine? आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Then we'll move on to the next question. Now let's take a look at the last question. How did the duck convince the kangaroo to allow her to ride on his back? तो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में कवर करा कि डक की क्या रिक्वेस्ट थी और कैंगरू की क्या कंप्लेन थी और कैसे उसने रिएक्ट किया उस रिक्वेस्ट पर। फाइन, अब जो एक लास्ट जो मेजर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इट कैन बी अबाउट कि फाइनली कैसे कन्विंस किया डक ने कैंगरू को कि वो उसको अलाउ करे उसकी बैक पर राइड करना और वो उसको वर्ल्ड में घुमाए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी, The duck convinced the kangaroo by assuring him, उन्होंने उन कैंगरू को अश्योर किया डक ने that she has already taken care of his complaint. जो उनकी एक कंप्लेन थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करी, डक ने अश्योर किया कि मैंने उस कंप्लेन को ऑलरेडी सोचा है उसके बारे में और मैंने उसको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। So she said that she has already taken care of his complaint about her wet and cold feet. और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए उसने, क्या बोला कि उसने कैसे उसके बारे में सोच लिया है पहले से कि वो क्या करेगी। द डक सेड दैट शी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, वो ये सारे प्रिकॉशंस लेगी टू एंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए, इस बात की तसल्ली रखने के लिए दैट द कैंगरू डजंट गेट द डिजीज ऑफ रूमेटिज्म, ठीक है, कि कैंगरू को रूमेटिज्म ना हो, इसके लिए वो जो नीचे हमने एनलिस्ट किए हैं प्रिकॉशंस, वो सब प्रिकॉशंस लेगी। Fine. So the duck said that she'll take the following precautions to ensure that the kangaroo doesn't get the disease of rheumatism. The first precaution being, she had bought 4 pairs of worsted socks. उसने 4 पेयर खरीदे थे worsted socks के,
So she said that she'll wear on her webbed feet. ठीक, जो उसने 4 पैर खरीदे थे वस्टेड सॉक्स के, वो उनको अपने वेब फीट जो है उनके उस पे पहनेंगी. She'll wear a cloak to prevent cold. कोल्ड से बचने के लिए वो एक क्लोक भी पहनेंगी. She'll smoke a cigar every day. और वो एक सिगार जो है रोज एवरी डे स्मोक करेंगी. Fine. So these were the 3 precautions that Duck said that she'll take to ensure that kangaroo is taken care of and he doesn't get the disease of rheumatism. And that's how Duck convinced the kangaroo to take her along with him and allow her to ride on his back. And we all know how it ended. They ended up taking the round of the world 3 times, going over the land and walking on the seas, right? So, with this last question, we conclude our 7th poem of the Beehive book, which is titled The Duck and the Kangaroo. It is written by the British poet Edward Lear. Fine. I hope आपको इस poem में explanations जो हमने discuss करी हैं और जो questions हमने करे हैं आपको समझ आए होंगे. If that is indeed the case, please हमारी वीडियो को like करें, अपने friends के साथ share करें and do not forget to pass on your views to us via the comment section. Fine. Also, like our channel, share it and subscribe to it so that you do not miss out on any lecture videos and upcoming video content जो post regularly होता रहता है हमारे channel पे. Fine. So that was it from this lecture. Fine. Take care of yourself and thank you.